Okay, okay. I was on mute, so I'm repeating it again. The availability, we are defining the availability function. The availability function for open system, and the because we wanted to find out an expression for the work potential from the with relation to the heat transfer. So the only solution is for first law of thermodynamics. Therefore, the first law of thermodynamics for open system we have, that is the first law for open system. So again we are assuming, हम ये assume करते हैं कि steady flow हो रहा है. Therefore, the governing equation that will be the steady flow energy equation. So steady flow energy equation हम लगा सकते हैं अगर प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, तो प्रोसेस 1 से 2 के बीच में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं. देयरफॉर हम क्या करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग आवर एनालिसिस. ये दोनों हमने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, H1 प्लस Q विल बिकम H2 प्लस W. So Q will become H2 minus H1 plus W. W is the work done. यही हमारा जो वर्क सिस्टम कर रहा है. कंट्रोल वॉल्यूम इस केसेस में होता है, तो Q will become कितना हो जाएगा, DH plus W. Therefore, अगर हम इससे बोलते हैं कि W कितना हो जाएगा, Q, या अगर हम W हमारे पास आ जाएगा तो W कितना हो जाएगा, हम इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ H2 माइनस H1 प्लस Q, यही होगा. और ये अगर मैक्सिमम वर्क आ रहा है जब हमारे पास जो हमारा जो अगर हमारा जो इस ओपन सिस्टम का मैक्सिमम जो वर्क पोटेंशियल हो जाएगा, यही वर्क डन बाय क्या होता है, ये कंट्रोल वॉल्यूम, ये वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम वर्क डन दैट हैज द ओपन सिस्टम का पास पोटेंशियल है काम करने के लिए. सो W max will become माइनस ऑफ H2 माइनस H1 प्लस Q. तो ये जो मैक्सिमम वर्क इतना ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो भी है इसमें जो हिडन है फ्लो वर्क, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो W max will become कितना हो जाएगा, H1 माइनस H2. और Q को हम लोग कितना लिख सकते हैं, Q को हम लोग कितना लिख सकते हैं, Q को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो Q जो हो जाएगा, Q जो कितना हीट सप्लाई हुआ है, तो वो हो जाएगा, अगर हम Q को लिखते हैं तो ये हम कितना लिख सकते हैं, Q अगर हम अगेन सिस्टम में जहां मान रहे हैं बाउंड्री सिस्टम में, वो हम ये मान के चल रहे हैं कि हीट कितना हुआ है, रिजेक्ट हुआ है सिस्टम के, कहां पे, सराउंडिंग पे. तो सराउंडिंग का ये जो सिस्टम का हीट है, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये सिस्टम के द्वारा है, तो ये जो हो जाएगा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q, किसका, सराउंडिंग का. नहीं, ये निगेटिव जा रहा है ना, तो अगर हम इसको कितना लिख सकते हैं, पॉजिटिव होगा ना Q सराउंडिंग, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर हम जो Q सिस्टम का है वो बराबर आ जाएगा, एक हीट दिया और दूसरा हीट लिया, तो सराउंडिंग का कितना हीट हो रहा है, T नॉट इंटू S2 माइनस S1, इतना ही हो रहा है. ये एंट्रोपी किसका चेंज हो रहा है, ये एंट्रोपी ओपन सिस्टम में हम क्या मान रहे हैं, वर्क. एक मिनट, ओपन सिस्टम में अगर वर्क कर रहा है तो सिस्टम को हम लोग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन. ये क्या है, पॉजिटिव क्यू है ना, ये पॉजिटिव क्यू है, तो पॉजिटिव क्यू का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन इसका रिवर्स करना पड़ेगा. ये जो डायरेक्शन हमने माना है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू का मतलब हीट एडेड टू द सिस्टम. तो जब ये हीट एडेड टू द सिस्टम हुआ तो क्यू सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस क्यू सराउंडिंग, और क्यू सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस सराउंडिंग का कितना एंट्रोपी चेंज होगा, S2 माइनस S1 माइनस S2 माइनस S1. सिस्टम
1 से 2 हो रहा है, ये Q कितना लिखेंगे हम? Q को लिखेंगे, इसका डायरेक्शन Q प्लस हीट एडेड, इसका डायरेक्शन हम लोग कितना है, चलो इस पॉइंट को हम Q माइनस अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन सीधे लिख दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, इसको हटाओ, ये हमें डायरेक्शन, थोड़ा सा डायरेक्शन, हीट का डायरेक्शन हमने एक्चुअली नोट डाउन करके रखा नहीं है, तो सपोज इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो आ जाएगा प्लस T0 S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। तो ये जो टूट करके आएगा H1 माइनस T0 S1, और इसको लिख सकते हैं माइनस H2 प्लस T0 S2। तो ये हो जाएगा H1 माइनस T0 S1 माइनस H2, अगर हम ब्रैकेट में माइनस ले लेते हैं तो H2 माइनस T0 S2, तो ये जो आ जाएगा, दिस इज अगेन अ कॉल्ड फंक्शन psi 1 minus psi 2, where this psi is called as availability function for open system, availability function for open system, availability function for open system. So psi is defined as H minus T naught into S. So this is the availability function for open system. This is the availability function for open system. Please note it down. Please note it down. Availability function for open system. For availability function for open system. Availability function for open system. So what we have got, the availability function for open system as psi is equal to H minus T naught times S. H minus T naught times S. This is the availability function for open system. Availability function for open system. Availability function for open system. So please note it down. यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए. Please note it down. So हमने इसमें क्या किया है कि हमने सबसे पहले, आप प्लीज नोट इट डाउन, क्लोज सिस्टम में हमने इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन माइनस यूजफुल वर्क डन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, मैक्सिमम वर्क डन, सॉरी मैक्सिमम वर्क डन पोटेंशियल माइनस एक्चुअल कितना हमें मिल रहा है, मैक्सिमम वर्क डन माइनस एक्चुअल में हमें कितना मिल रहा है। तो ये डब्ल्यू मैक्स का हमारे पास एक्सप्रेशन था, ये डब्ल्यू मैक्स का हमारे पास एक्सप्रेशन था। उसके बाद डब्ल्यू एक्चुअल का लिख दिया। जब दोनों का हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमने क्या पाया, इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू टी नॉट इनटू डेल्टा एस यूनिवर्स। ये भी I इक्वल टू टी नॉट इनटू डेल्टा एस यूनिवर्स, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड हियर दैट I इक्वल टू टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम। अब चूंकि डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इरिवर्सिबिलिटी I कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसके अलावे दो और फंक्शन आ जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। प्लीज इसको भी हम इस पेज पे नोट डाउन करा देते हैं। ये बस दो फंक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको ध्यान में रखना है। दैट इज गिब्स फंक्शन, दैट इज गिब्स फंक्शन। जिस तरीके से ये दो फंक्शन है, इसमें एक गिव फंक्शन भी आता है। गिब्स फंक्शन g इज इक्वल टू h minus ts. Gibbs function is defined as g, denoted as g and defined as h minus ts. Similarly ये आ जाता है HEL m HOLTZ function, and that is denoted by f
and it is u minus ts. So another two function आपको ये ध्यान में रखना है, याद रखना है, ये ध्यान में रखिएगा. So please note it down, please note it down, please note it down, please note it down. Please note it down. Please note it down. Please note it down. So next आते हैं, next आते हैं एक टर्म, हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लॉ इफिशियंसी. सेकेंड लॉ इफिशियंसी. सेकेंड लॉ इफिशियंसी हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ इफिशियंसी. ये क्या था? हमने पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट लॉ इफिशियंसी. फर्स्ट लॉ इफिशियंसी ये क्या इफिशियंसी? ये क्या होता है? फर्स्ट लॉ डिफाइन किया जाता है, सिंपली ये डिफाइन किया गया है. क्या है? आउटपुट एनर्जी ऑफ ए डिवाइस. एक डिवाइस कितना वर्क कर रहा है, कितना आउटपुट एनर्जी दे रहा है, डिवाइडेड बाई इनपुट एनर्जी टू, या इनपुट एनर्जी ऑफ द बोल देते हैं, ऑफ द डिवाइस. अब एनर्जी हमने दो ही पढ़ा है, क्या? वर्क और हीट. तो अगर हमारा हीट इंजन लेते हैं तो आउटपुट एनर्जी क्या हो जाता है? वर्क, और इनपुट एनर्जी हीट हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी. दिस इज फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी. वो क्या कंसर्न करता है कि कितना अमाउंट है और कितना है. ये सिर्फ क्वांटिटी देखता है कि सपोज 100 जूल दिए तो कितना जूल हमें वर्क मिल रहा है. 100 जूल अगर हम इफिशिएंसी क्या कहता है? ये बता रहा है कि 100 जूल सप्लाई किए तो सपोज 60 जूल हमें मिला, तो ये कितना परसेंट हो गया? 60%. सपोज एक डिवाइस ये ए हो गया, दूसरा डिवाइस है बी जो कि 100 जूल है और टेम्परेचर क्या है? टीए है, मान लिया जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टीबी का है 200 डिग्री सेंटीग्रेड. उसने भी कितना जूल किया? सपोज 60, या हम अगर बोलते हैं 60 जूल किया 100 जूल, तो ये कितना हो जाएगा? 60%. सेम फॉर एग्जांपल 100 जूल दिया तो 60 जूल आया. तो ये जो फर्स्ट लॉ होता है वो सिर्फ क्वांटिटी वाइज कहता है, जबकि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 जूल का महत्व कम है एज कंपेयर टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 जूल का. तो सपोज ये कुछ बढ़ जाएगा तो 70% बढ़ा दिया, या कुछ हम रैंडम डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे. तो ये जो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी है वो क्वांटिटेटिव नेचर का है. वो क्या है? क्वांटिटेटिव नेचर का. लेकिन वही सेकेंड लॉ जब एफिशिएंसी आ जाता है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी जब आ जाता है, सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि नहीं, ये जो सेकेंड लॉ का कहता है कि अगर एनर्जी एट ए हायर टेम्परेचर हैज मोर क्वालिटी देन द एनर्जी एट लोअर टेम्परेचर. जिसके हायर टेम्परेचर पे अगर 1000 जूल है, मतलब क्या कह रहा है कि 1000 जूल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड हैज मोर वर्क पोटेंशियल. इससे जो होगा W मैक्स वो ज्यादा आएगा. किसका? अगर ए की बात करते हैं ये, तो अगर 1000 जूल है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके पास जो W मैक्स है एट बी
तो ये W है मैक्स एट B, तो WB इज लेस देन WA। ये बताता है कौन? सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है? 1000 जूल है, हाँ, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? दोनों का एफिशिएंसी सेम ही होगा। लेकिन सेकेंड लॉ बोलता है नहीं, B आपका कम इफिशिएंट है एज कंपेयर टू A। सो हमारा क्या इफिशिएंसी हम डिफाइन कर सकते हैं? इसको रेशियो क्या डिफाइन करता है कि मिनिमम एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एनर्जी इनटेक टू परफॉर्म द टास्क। मिनिमम एनर्जी इनटेक टू परफॉर्म द गिवन टास्क, परफॉर्म द गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन टास्क, ठीक है, बट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एक्सर्जी, या मैक्सिमम एनर्जी की जगह एक्सर्जी टर्म बात करते हैं, सेकेंड लॉ में हम बात कर रहे हैं तो एक्सर्जी मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम एक्सर्जी और एक्चुअल एक्सर्जी इनटेक टू परफॉर्म द सेम टास्क, परफॉर्म द सेम टास्क। अब बताओ एक्सर्जी क्या होता है? अवेलेबल एनर्जी। तो ए मिनिमम अपॉन ए एक्चुअल, ए मिनिमम अपॉन ए एक्चुअल, या ए मिनिमम एक्चुअल को हटा दो तो ये रखो सिर्फ, ए मिनिमम अपॉन ए गिव्स द सेकेंड लॉ इफिशिएंसी, सेकेंड लॉ इफिशिएंसी। इसको समझिए कि सपोज एक कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो एक है जो कम एक्सर्जी ले रहा है, एक्सर्जी है यहाँ, एनर्जी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्क पोटेंशियल है। इसको आप समझना चाहते हैं तो दूसरे एंगल से समझते हैं। हम लोग एक्सर्जी को फिक्स कर देते हैं, उल्टा हम कर सकते हैं कि एक्सर्जी हम दोनों ऊपर नीचे सेम रखते हैं, तो जो ज्यादा काम कर देगा दैट विल बी द बेटर वन। मतलब ये है कि सपोज एक ए डिवाइस ए है, एक डिवाइस ए है, एक डिवाइस ए है, जिसको कि जिस एक डिवाइस ए है, इसको हमने क्या दिया? 1000 किलो जूल, 1000 जूल दिया, कितने डिग्री पे? एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो अवेलेबल एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा एक्सर्जी। सिमिलरली एक डिवाइस बी है, इसमें हमने क्या दिया है? 1000 जूल एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके पास जो अवेलेबल एनर्जी होगा वो कम होगा। अब क्या करना है कि ये जो ए डिवाइस है, अगर ए डिवाइस को हम इतना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब भी वो उतना ही काम करके दे रहा है, सपोज एक्स जूल काम करके दे रहा है, और ये भी एक्स जूल काम करके दे रहा है, एक्स जूल काम करके दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक्स जूल का मतलब हम बोल देते हैं इसको, सपोज हम बोल देते हैं 400 जूल काम करके दे रहा है, और ये कितना दे रहा है? ये भी 400 जूल काम करके दे रहा है। तो फर्स्ट लॉ से अगर बात करें तो दोनों इक्वली एफिशिएंट है। 400 जूल 1000 जूल में निकाला, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी निकालते हैं तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? फॉर ए 400 अपॉन 1000, इफिशिएंसी फर्स्ट लॉ फॉर बी कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 1000, कितना होगा? 40%, 40%। मतलब फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी फॉर ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी ऑफ बी। चलिए, दोनों एफिशिएंट इक्वल है, लेकिन सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, जब ये 1000 जूल एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके पास काम करने का क्षमता है 600 जूल, और इसके पास काम करने का क्षमता है 500 जूल, है या नहीं? 1000 जूल एट
क्योंकि अवेलेबल जो एनर्जी हो जाएगा वो कितना है, Q1 1 माइनस T0 अपॉन T1। ये बताइए T1 ज्यादा है 500 है और इसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 जितना 500 है तो ये अवेलेबल एनर्जी ज्यादा देगा, और ये अवेलेबल एनर्जी T1 चूंकि कम है देयरफॉर कम देगा। तो इसके पास काम करने का क्षमता है 600 जूल का, इसके पास क्षमता है 500 जूल का। ये 600 जूल में 400 जूल कर दिया और इसने 500 जूल में 400 जूल किया। तो इफिशियंसी अगर सेकेंड लॉ का हम निकालेंगे, ए सेकेंड लॉ इफिशियंसी फॉर ए, सेकेंड लॉ इफिशियंसी फॉर ए विल बी 400 अपॉन कितना एक्सर्जी इसके पास काम करने का क्षमता 400। तो ये कितना आ जाएगा, चलो हम इसको लिखते हैं कितना, 6 का कुछ ऐसा डिवाइड हो जाए, इसको सपोज 1000 जूल में 800 रखते हैं तब अच्छे से कट जाएगा। चलो खैर हम देखते हैं ये कितना आ जाएगा, हम एक डिवाइड करके भी हम बता देते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा देखिए 400 डिवाइडेड बाय 600 कितना आ गया, ये 66.67%। अब अगर सेकेंड लाइफ इफिशियंसी फॉर बी मानते हैं तो वो कितना देगा, 400 डिवाइडेड बाई 500 कितना हो गया, 400 डिवाइडेड बाई 500 कितना आया, 80%। हाँ, फर्स्ट लाइफ इफिशियंसी दोनों का सेम है, लेकिन सेकेंड लाइफ इफिशियंसी क्या है, सेकेंड का ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा इफिशियंट है एज कंपेयर टू ये। यानी फर्स्ट लाइफ इफिशियंसी ए का सेम था, लेकिन सेकेंड लाइफ इफिशियंसी बी का ज्यादा है। हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो एक एग्जांपल और देते हैं, प्लीज नोट इट डाउन फॉर द टाइम बीइंग। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक रियल लाइफ लैंग्वेज हम बताएंगे, तब जाकर के आपको ज्यादा और रियलाइज कर पाओगे। प्लीज नोट इट डाउन, डिफिनीशन बोथ डिफिनीशन पहले नोट डाउन कर लीजिए। आई एम गिविंग 1 मिनट, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक है पर्सन ए, हम लेमन लैंग्वेज में कोरिलेट करना चाह रहे हैं। ए पर्सन है और एक पर्सन है बी। पर्सन ए के पास है 100 रुपीज, कितना है 100 रुपीज, और पर्सन बी के पास है 10 रुपीज। अब आपको पैसे की जरूरत है, दोनों तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हें इसने दिया 20 रुपीज और इसने दिया 10 रुपीज। एज ए फ्रेंड यू, आपको कितना दिया, ये 20 रुपया, और इसने कितना दिया 10 रुपया। आप इसको ज्यादा बेहतर मानोगे एज पर द सेकेंड फर्स्ट लाइफ इफिशियंसी, कि ये फ्रेंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इफिशियंट है। क्यों, क्योंकि तुम्हें जरूरत था कुछ रुपए का, तो इसने 20 रुपया दे दिया, और इसने कितना दिया 10 ही रुपया दिया, तो तुम बी को क्या मानोगे, अरे यार बी हमसे बी अच्छा दोस्त नहीं है, मतलब लिस्ट इफिशियंट हमारे लिए है एज कंपेयर टू ए। लेकिन कोई दूसरा अगर सेकेंड लाइफ इफिशियंसी के हिसाब से देखोगे तो इसके पास है 100 रुपये देने का क्षमता और इसके पास है 10 रुपये देने की क्षमता। मतलब ये 100 रुपया में 20 रुपया दिया और इसने 10 रुपया में 10 रुपया दिया, तो ये कितना दे दिया, 20% ही इफिशियंट है और ये 100% है। यानी ये तुम्हारा ज्यादा बेहतर फ्रेंड है सेकेंड लॉ के अनुसार। क्यों, अगर इसके पास 100 रुपया होता तो 100 रुपया दे देता,
लेकिन इसके पास 100 रुपया है तो 20 रुपया दिया है, देयरफॉर सेकेंड ला इफिशियंसी बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ए का। लेकिन अगर फर्स्ट ला देखोगे तो ए का ज्यादा है, बी का कम है। देयरफॉर अब जो एनर्जी हो रहा है वो सेकेंड ला के टर्म में लोग बात कर रहे हैं। प्लीज रिकनेक्ट अगेन, ये इसके टर्म में बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज रिकनेक्ट।